दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा या टॉपिक रहेगा वो डिटरमिनेंट रहेगा। डिटरमिनेंट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सारणी, डिटरमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं सारणी। तो डिटरमिनेंट क्या है? तो डिटरमिनेंट एक तरह की एक व्यवस्था होती है, लिखने की व्यवस्था। क्या होती है? लिखने की व्यवस्था। तो आइए इस पर हम लोग बात करते हैं, क्या है डिटरमिनेंट। ठीक, जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहता हूँ। देखिए, डिटरमिनेंट आप लोगों ने बेसिकली अगर देखा जाए तो आप लोगों ने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन 12th के आगे हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, तो उस एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम ऐसे कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज का पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या मैंने बताया। जो एक लिखने की व्यवस्था होती है, जैसे मैंने लिखा है, ये लिखा है A1, ये लिखा है B1, ये लिखा है A2, ये लिखा है B2। ठीक है, तो देखिए इसको लिखने की व्यवस्था है। देखो, इसी को अगर हम इस फॉर्म में देखें, जैसे मैंने लिख दिया A1 B1 माइनस A2 B1। देखिए, जो चीज़ मैंने लिखा है, ये चीज़ जो मैंने लिखी है, इसको हम इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो एक क्या है, व्यवस्था होती है लिखने की व्यवस्था। डिटरमिनेंट क्या होती है? एक व्यवस्था होती है। ये जो लिखे होते हैं A1 B1, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रोज क्या होते हैं। क्या बात करते हैं इसके रोज क्या होते हैं? देखिए, रोज क्या होते हैं? रोज हमारे जो होते हैं क्षैतिज रेखा में जो लिखे होते हैं। किस रेखा में लिखे होते हैं? क्षैतिज रेखा में। ठीक, क्षैतिज रेखा में लिखे या आड़ी रेखा में लिखा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने लिखा 1 2 और 3, ये हमारे पास क्या है? ये रोज है। ये क्या है? रोज। अब इस रोज में हम बता रहे हैं कि आप लोग पढ़ चुके होंगे कि इस रोज में कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। तो देखिए, ये जो दिख रही, ये एक आपको पंक्ति दिख रही है। अगर हम इसमें स्तंभ की बात करें या कॉलम की बात करें तो हम अभी नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ हेडिंग कॉलम। तो क्या बताएंगे? पंक्ति या स्तंभ बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्तंभ। ठीक, या इसके कॉलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम भी इसे कहीं कहीं लिखते हैं। ठीक, बात समझ आ रही? कॉलम ही होता है इसका मेनली नाम इंग्लिश में। ठीक, कॉलम क्या होता है? इसमें क्या होता है, हमने क्षैतिज बताया था, इसमें हम इसको ऊर्ध्वाधर के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? ऊर्ध्वाधर के रूप में हम इस कॉलम को देखते हैं। राइट, अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, जैसे हमने लिखा है 1 2 और 3, यही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक, जो मैंने स्तंभ को पंक्ति में लिया था वही हम कॉलम में भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। जरा समझते हैं क्या है कॉलम। तो देखिए, कॉलम का मतलब होता है, इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? और जो रो होता है उसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो रही बात? अच्छा, हम इसमें बात करें कि इसमें कितने कॉलम हैं और इसमें कितने कॉलम हैं। देखिए, ये हमारे पास C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक, बात समझ आ रही? तो कॉलम कितने हैं? इसमें 3 कॉलम हैं। और अगर पंक्ति की बात करें तो पंक्ति सिर्फ एक है, मतलब रोज की अगर बात करें तो रोज फिर क्या है? सिर्फ एक है। अगर हम इसमें टोटल एलिमेंट देखें तो कितने हो जाएंगे? 1 × 3। अगर इसका हम ऑर्डर देखें, क्या देखें? अगर हम इसका ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 × 3। इसका मतलब क्या है? इस डिटरमिनेंट में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ रही? बहुत आराम से समझिए, बिल्कुल बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, अब बात करते हैं कॉलम की। कॉलम में देखते हैं, देखिए हमने बताया है ये क्या है? सिर्फ एक कॉलम है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास सेकंड रो है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास थर्ड रो है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने पहले लिखा था रोज को, फिर क्या लिखा था? कॉलम को। अब यहाँ पर रोज कितने हैं? यहाँ पर 3। कितने हैं रोज? 3 हैं। और कॉलम क्या है? 1। तो अगर इसका हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर 3 × 1 हो जाएगा और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 × 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर इतनी बात समझ गए हैं तो आप लोग इसको नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, इसको क्या करते रहिए? नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, हाँ, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आगे फिर हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को हल कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझना चाहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, -1, फिर 2, फिर 5 लिया है, फिर 3 लिया है, -3 लिया है, फिर 4 लिया है, फिर -1, 2 और 5 लिया है।
इसको अगर हम बात करें तो इसको हम हल कैसे करते हैं, थोड़ी सी और बात समझ लीजिए। इसको अगर हम बंद करते हैं तो एक ब्रैकेट के मॉड के फॉर्म में इसको हम बंद कर देते हैं, ये पहचान होती है। देखिए डिटरमिनेंट की ये पहचान होती है। अगर हम उसकी बात करें क्या, मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स की ये पहचान होती है। उसमें जो निशान लगता है मैट्रिक्स में या ब्रैकेट जो लगता है वो बड़ा ब्रैकेट लगता है, और डिटरमिनेंट में सिर्फ एक लाइन खींच देते हैं, वही वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है हमारा साइड या डिटरमिनेंट कहलाता है। क्लियर होगी बात? हाँ, देखिए मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए 12th क्लास में आपने पढ़ा है, तो सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है। मैं यहाँ पे एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए हमने क्या लिया है, एक लिया है, माइनस का एक लिया है, 2 लिया है और 5 लिया है, 3 लिया है, -3 है, 4 है, 1 है, फिर क्या है, 2 है और क्या है, 5 है। बात समझ में आ रही है? इसको हल करने का तरीका हम बताना चाह रहे हैं। कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। हमने यहाँ पे सेम लिया है तो आप सेम ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 माइनस का 2 ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए इसको हम हल कैसे करें। देखिए पहले के दो ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब इसमें समझ लीजिए कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं, ये समझ लीजिए। देखिए ये पहला हमारा स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। अगर इसकी बात करें तो ये पहला हमारा रो है, क्या पहला हमारा रो है। अगर इसकी बात करें तो ये दूसरा रो है, अगर इसकी बात करें तो ये तीसरा रो है। कुल मिलाकर टोटल इसमें 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। कुल मिलाकर इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9 है। काउंट कर लीजिए, ये 3 6, ये 3 9। क्लियर होगा? अच्छा, इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि ये हम आपको बता चुके हैं, जो नहीं बताए हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्लियर होगा? हाँ, देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं। जैसे लिखा है 1 3 1 है ना, 1 3 1, तो हम इसको लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेंगे। तो माइनस का 1 लिखेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर हो रही? फिर क्या लिखा है, 2 -3 2, फिर क्या लिखेंगे, 2 -3 और 2। देखिए हम इसको हल करने का तरीका जो बता रहा हूँ, देखिए एक डायगोनल मुझे छोड़ देना है 3। तो देखिए पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करिए और समझिए, फिर अपने आप करिएगा। ठीक, देखिए ये क्या है, माइनस का 3, ये माइनस का कितना है, सॉरी माइनस का 2 है, माइनस का 3 है और माइनस का 1 है। ठीक, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा कितना 6, ये प्लस का 6 हो गया, प्लस की 6 की -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? बोलिए बात समझ में आ रही? अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई कराएं, ये 2 4 जा कितना होता है 8, 8 1 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? अच्छा, यहाँ 5 3 जा कितना होता है 15, 15 2 जा कितना होता है 30, तो प्लस का कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिए बीच में हमें निशान लगाना है माइनस का। अब देखिए जैसे मैंने इधर किया है वैसे मुझे इधर करना है। देखिए हमें 3 छोड़ देने हैं, 3 एलिमेंट छोड़ देने हैं। तो एक ये हो गया हमारा, और दूसरा ये हो गया हमारा, और तीसरा ये हो गया। देखिए 1 2 3 छूट गए, 1 2 3 छूट गए। अब इधर से मल्टीप्लाई करना है इधर से। देखिए पहले हमें इधर मल्टीप्लाई करके चलना है, फिर हमें क्या करना है, इधर से इधर की ओर मल्टीप्लाई करनी है। देखिए ब्रैकेट लगा देते हैं, ये 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा कितना हो गया 12, माइनस का क्या हो गया 12। हर स्टेप को समझिए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए 4 2 जा 8 हो गया, माइनस का कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर हो रही बात? फिर देखिए हम क्या करेंगे, 5 3 जा 15 हो गया, तो माइनस का कितना हो गया 15 हो गया। बात समझिए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ अगर घटाएंगे तो ये प्लस का कितना है 8 है, ये माइनस का 6 है, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2, प्लस का 2 प्लस का 30, तो प्लस का कितना हो गया 32 हो गया। बात समझ में आ रही? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 13 तो 15 के 5 हंसी लगा कितना 1, ये हो गया कितना 3, तो ये हो गया माइनस का कितना 35 हो गया, तो ये हो गया 32। ये प्लस का कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई ये माइनस का है, 15 भी माइनस लिखा है तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 7 और ये हो गया 6। हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 67 आएगा। अगर आप इसको अपने आप करते हैं तो जल्दी कर लेंगे, मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप खुद से करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी होगा। टाइम टेकिंग सवाल है ये सब। अब देखिए हम इसको एक नोट पॉइंट के रूप में दिखाते हैं कैसे। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, देखिए लिख लीजिए आप भी अपनी कॉपी में। देखिए पहले हम लोग क्या बाएं से दाएं, पहले क्या करते हैं बाएं से दाएं, पहले बाएं से दाएं, बात समझ में आई। फिर दाएं से बाएं, दाएं से
बाय गुणा करके, है ना, गुणा करके लिखते हैं। इस बात को आप स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है इस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिएगा ताकि आप भूलें ना। बात समझ में आ रही? देखिए ये तो मैंने बताया आपको कैसे हम हल करते हैं। कोई एग्जांपल दूसरा भी ले सकते हैं, तो मैं अभी एक ही एग्जांपल लेके हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम जब एक्सरसाइज हल करेंगे यानी कि हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। आप परेशान मत होइए, बिल्कुल बस कॉन्सेप्ट समझिए बिल्कुल। अभी फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं माइनर ये बात करते हैं माइनर की। तो माइनर क्या होता है? देखिए देखो बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा है उपसारणिक या माइनर। अब बात करते हैं उपसारणिक। उपसारणिक क्या होता है? उपसारणिक इंग्लिश में बोलते हैं इसे माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर। माइनर हम बताएंगे, उपसारणिक बताएंगे और सहखंड बताएंगे। क्या बताएंगे? सहखंड। इसे बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? इसे फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे फैक्टर बोलते हैं। इसके अगर हम बात करें निशान की तो इसको कहीं कहीं हम AIG के फॉर्म में, AIJ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनके क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। कैसे हम इनको बात करते हैं? देखिए उपसारणिक में क्या होता है? उपसारणिक में एक तो होता है आई और एक होता है जे। आई को बोलते हैं पंक्ति, आई को क्या बोलते हैं? पंक्ति, और जे को क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। अगर इतनी बात समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी उपसारणिक और सहखंड निकालने में। देखिए हम इसके अगर फार्मूले के रूप में देखें इसको, तो जो सहखंड होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? तो देखिए हमारे पास ये आई और जे ये क्या होते हैं? ये होते हैं पंक्ति और क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। पंक्ति और स्तंभ होते हैं। देखिए अगर हम क्या बात करें, हम इसका ए आई और जे फाइंड करें तो देखिए इसको माइनस के साथ में और पावर को ऐड करके लिख देते हैं, और इनटू में क्या लिखते हैं? माइनर। इनटू में क्या लिखते हैं? माइनर। क्या लिखते हैं भाई? माइनर। और माइनर क्या होता है? ये भी ए और जे के फॉर्म में लिखा जाता है। ये हमारे पास सहखंड होता है। क्लियर हो गई बात? बोलो बात समझ में आ गई? अगर इसके हम सिंबल की बात करें तो पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर अगला माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर क्या होता है? प्लस होता है। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो रही बात? बोलिए भाई बात समझ में आई? इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम समझें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, फिर उसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करें। क्लियर होगा? अच्छा देखिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, फिर उसका हम बताएंगे माइनर क्या है और वो फैक्टर क्या है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, लिखा है 3 1 1, फिर लिखेंगे 0 माइनस का 1, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6 माइनस का 2 और 4। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया है? एक एग्जाम्पल लिया है। हम इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि M23 क्या होगा। हम इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि M23 क्या होगा। M23 का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको लिखने का तरीका क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा है कि होता है A11 या A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, 12th क्लास में आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन समझना यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करना है। थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, तो उनको कैसे हम कम समय में करेंगे तो उनके बारे में आपको समझाना चाहते हैं। देखिए हमसे पूछ रहा है M23 या A23, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखिए ए क्या कर रहा है? M23, तो M23 यहाँ पे आ रहा है। M23 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास सेकंड रो है। ये क्या है? सेकंड रो है। और ये क्या हमारे पास है? ये थर्ड कॉलम है। ये क्या है? थर्ड कॉलम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे जो बच रहे हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमें ऐसे करना है, यहाँ पे इसको और इसको हमें कैंसिल कर देना है। बच रहा है 3, बच रहा है 1, बच रहा है 6 माइनस 2। देखिए ये बच रहा है। अब इसको हमें क्या करना है? लिख लेना है, हमें मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट का मतलब होता है एक व्यवस्था में लिखना। क्या? एक व्यवस्था में लिखना। देखिए मैंने ऐसे ही एग्जांपल दिए थे। यहाँ पर लिखा था A1, A1,
फिर लिखा था B1, फिर लिखा था A2, फिर लिखा था B2। देखिए मैंने इसको ऐसे ही बताया था जब मैंने स्टार्ट की थी क्लास आज की, तो मैंने यही कहा था कि एक डिटरमिनेंट क्या होती है, एक तरह से व्यवस्था होती है, लिखने की व्यवस्था होती है। एलिमेंट्स को लिखने की क्या होती है, व्यवस्था होती है, एक फैसिलिटीज होती है। कैसे लिखते हैं, देखिए इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये A1 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, A2 और B1 हो जाएगा। देखिए अब देखिए जो मैंने किया है वहाँ पे ये भी मैंने करना है, तो माइनस का 6 3 कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात में सॉरी क्या हुआ, गलत हो गया था, हाँ सही तो लिखा है, हाँ कोई स्टेप छूटा तो नहीं है, मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ। देखिए क्या हुआ भाई, नहीं कोई टेक्निकल इशू नहीं है, सेम है सवाल, हाँ ठीक है सही है, वो दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मिल रहा हमें माइनस का 12, जो M23 की वैल्यू मिली है वो माइनस की 12 मिली है। लेकिन याद रखना माइनर पॉजिटिव ही रहता है, निगेटिव नहीं रहता। बात समझ में आ रही, क्लियर होगी बात, बोलिए नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, ठीक है ठीक है। देखिए वेट कीजिए, हाँ अब इसकी बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं, अब हमें क्या करना है आगे, हाँ अब इसका निकालना हमें क्या है, देखिए ये तो मैंने निकाल दिया आपको माइनर। अब अगर हम फैक्टर की बात करते हैं, तो अगर फैक्टर इसका निकालते हैं तो फैक्टर हमें क्या मिलेगा, फैक्टर क्या मिलेगा, हाँ या हम इसको लिखते हैं C23, क्या लिखते हैं C23। अब C23 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमें पहले से माइनस करना है। C23 में पहले से हमें, माफ़ कीजिए थोड़ा सा मैंने आपको मिस हो गया, यहाँ पे माइनस हो सकता है और यहाँ पे माइनस नहीं होगा। अगर ये माइनस का रहा तो भी पॉजिटिव मिलेगा, थोड़ा सा आप समझ लीजिए यहाँ पे, हाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया। अगर ये माइनस में आ रहा तो नो डाउट ये माइनस में हो सकता है, लेकिन को फैक्टर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे A23 की वैल्यू पूछ रहे हैं। अच्छा A23 यहाँ पे देखिए काहे का होता है, यहाँ पे माइनस का होता है, ये ऑलरेडी माइनस का होता है, तो इसलिए जो को फैक्टर मिलेगा हमें वो पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव नहीं मिलेगा कभी। ठीक, कब नहीं मिलेगा, जब हमें वैल्यू इसके अनुसार हम चलेंगे। जब यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे माइनस का है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये डिपेंडेंट करता है सिचुएशन पे। क्लियर होगी बात, अच्छा इस बात से कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अब देखिए हमें फिर से यही हल करना है, ये माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, तो ये माइनस का क्या हो गया, माइनस का क्या हो गया 12। देखिए माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो को फैक्टर हमें मिला है, तो क्या मिला है, 12 मिला है। बोलो बात समझ में आ रही, बोले बात समझ में आ रही। एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और एक और एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ता है। देखिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, और जैसे मैंने लिया है, क्या लिया है, 0 1 2, क्या लिया है 0 1 2, माइनस का 1 है, फिर 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर लिया है माइनस का 4 है, 7 है, फिर मैंने 5 लिया है। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे क्या करना है, समझाना है। अब इसमें हमें बताना है कि एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, क्या कह रहे हैं हम कि 4 का उप सारणी बताओ। क्या बताओ, 4 का उप सारणी है ना, 4 का उप सारणी बताओ, ठीक है, 4 का उप सारणी बताओ, ठीक है। 1 का सहखंड बताओ, -1 का सहखंड बताओ, ठीक, ये -1 का सहखंड बताओ, ठीक है। हम पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं A23 की वैल्यू बताओ, या A32 की वैल्यू भी हम पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर होगी बात। ये 3 बातें अगर हमने आपसे पूछी है तो 3 बातें आप बता सकते हैं, 3 बातें आप बता सकते हैं। हम पूछे हैं कि 4 का उप सारणी बताओ, क्या 4 का उप सारणी बताओ, क्या 4 का उप सारणी बताओ। अब 4 का उप सारणी क्या होगा, देखिए मैंने 4 यहाँ पे एक नहीं दिया है,
तो या तो आप 4 यहाँ पे लिख दीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन नहीं है, ये हम अपनी तरफ से सिर्फ एग्जाम्पल गए हैं। तो एग्जाम्पल में मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ता है कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पे सेट हुआ है। क्लियर होगा? हाँ, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। अब 4 का उपसारणिक बताओ। हमने बताया है कि जो उपसारणिक होता है वो क्या होता है, अब उसको निकालेंगे कैसे। देखिए 4 का उपसारणिक, अच्छा 4 हमें पढ़ कहाँ है, 4 हमें पढ़ रहा है ये, इसका मतलब ये वाली बात और ये वाली बात हमें हटा देनी, इससे हमसे मतलब नहीं है। अच्छा देखिए 7 की हम मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो क्या बनेगा 0, फिर हमें क्या करना है माइनस से करना है। फिर 4 की मल्टीप्लाई 1 से कराना है तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का आगे पहले है, अंदर माइनस का है तो ये क्या मिलेगा प्लस का 4 मिलेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है? बोलो भाई बात समझ में आ रही है? बोलिए भाई, अरे बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अरे बोलो भाई। फिर हमने आपसे पूछा है कि 1 का सेकंड बताओ। क्या बता रहे हैं? 1 का सेकंड बताओ, वो भी -1 का सेकंड। -1 हमें लगता है यहाँ पर लगा है, तो -1 यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता है 21। 21 काहे का होता है, ये होता है माइनस का, तो हम माइनस पहले लगा लेंगे। तो देखिए इस बात को और इस बात को हमें हटा देना है। कौन सी बात को? ये वाली बात को, ये वाली हटा देना है। तो 5 × 5 माइनस का 14, तो माइनस का कितना हो जाएगा 14। इसको हम ऐसे लिख देंगे। बोलो बात समझ में आ रही? बोलिए भाई बात समझ में आ रही? अच्छा देखिए 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, तो ये माइनस का बचेगा और माइनस का जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा ये। क्लियर होगी बात? बोलिए हर बात को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूछेंगे को फैक्टर 32 मतलब सहखंडज 32 का मान बताइए, सहखंडज 32 का मान बताइए। क्लियर होगी बात? अब देखिए सहखंड 32 का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं, या ये भी लिख सकते हैं इसको A32 का मान रख दीजिए। A32 मतलब बोले तो ये निगेटिव में होता है, ये क्या में होता है, ये निगेटिव में होता है, क्योंकि हमें इसको निगेटिव पहले लगाना है क्योंकि ये निगेटिव होता ही है। ठीक, ये 32 होता है, सॉरी ये 32 होता है तो ये निगेटिव में होता है। अब 32 देखिए यहाँ पे 32, ये 31 होता है, ये 32 होता है, ये 33 होता है। अब देखिए इसको हटा देना हमें और इसको हटा देना है, इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया। ये 4 0 0 2 अंदर 2 तो ये 0 माइनस का ये माइनस का 2 ये होगा, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, फिर आगे माइनस लगा है तो काहे का आ जाएगा माइनस का। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि माइनर क्या होगा, है ना, माइनर क्या होगा मतलब उपसारणिक क्या होगा, तो उपसारणिक हमारा ये हो सकता है। अगर सहखंड पूछ रहे हैं तो सहखंड हमारा क्या होगा ये होगा। आप लोग नोट कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट सवाल आपको दे रहे हैं करने के लिए। ठीक, आप नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। हो गया? ठीक है, आते हैं इसकी प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए हमने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ प्रॉपर्टी या गुणधर्म। ठीक है, गुणधर्म। देखिए गुणधर्म फर्स्ट लिखते हैं, ये लिखा A B ये C ये D ये E ये F, ये 0 ये 0 ये 0। इसका मतलब क्या है? देखिए हिंदी में भी आप लिख लीजिए, मैं बोल दूंगा कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर किसी सारणिक में या किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का मान 0, किसी सारणिक में पंक्ति अथवा स्तंभ का मान 0 हो तो सारणिक का मान क्या होगा 0 होगा। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये स्तंभ है, कोई जरूर नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया A ये B ये हो गया C ये हो गया D, नहीं ऐसे लिखिएगा A B C ये हो गया D ये हो गया E ये हो गया F। ठीक है, F तो हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर ये था ये C3 था, यहाँ पर ये क्या है ये R3 है। क्लियर हुई बात?
मतलब हमारा कहने का मतलब है अगर किसी सारणी में एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ का मान शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, किसी सारणी में पंक्ति या स्तंभ का मान शून्य है ना, तो उस सारणी का मान शून्य होगा। क्लियर हुई बात? ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या लिखेंगे, बस समझ जाइए, आपको करना कुछ नहीं। क्लियर हुई बात? बोले बात समझ में आ रही? देखिए इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको समझना है। क्या है, आपको समझना है। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, देखिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये लिखा है 1 2 3, ठीक है। ये लिखा है 3 4 2, ये लिखा है, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, तो माइनस का 1 2 माइनस का 3, हम ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, पहले इसको हम हल करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी बनाएंगे। देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। तो लिखेंगे माइनस का 1, फिर लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर माइनस का 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 लिखेंगे। देखिए पहले इसको हम हल करते हैं, जो हल करने पर जो मुझे आंसर मिलेगा, आंसर के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है। हाँ देखिए हमें क्या बताया था, पहले हमें लेफ्ट टू राइट, बाद में राइट टू लेफ्ट। देखिए पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। तो यहाँ पे 4 × 12 माइनस का 12 और प्लस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर होगी? 4 × 12 माइनस का 12 हो गया, तो माइनस का 12 और प्लस माइनस का 1 प्लस का कितना हो गया 12। ये 2 दूनी 4 माइनस का क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। फिर 3 3 9 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, तो प्लस का कितना हो गया 18 हो गया। फिर लगाते हैं माइनस। अब देखो मुझे 3 छोड़ देना, मुझे एलिमेंट तो एक ये मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये कितना हो गया, ये 2 3 6 और 6 3 18, माइनस का कितना हो गया 18 हो गया। बात समझ में आ रही? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही? हाँ नहीं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कितना होगा 3 दूनी 6 6 3 18, माइनस का 18 हो गया। बात सही है बिल्कुल। तो ये कितना 2 दूनी 4, माइनस का कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। हाँ माइनस का 4 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये होगा 4 3 12 और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 4 3 12, तो ये गया माइनस का, और माइनस का 1, तो प्लस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। बस हम इसको हल करते हैं आगे और देखते हैं हमें मिलेगा क्या, ठीक। क्या मिलेगा इस बात को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गई बात? देखते हैं। देखिए ये 12 हो गया है ना, ये माइनस का 4 हो गया, ये प्लस का 18 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये माइनस का है, ये बाहर माइनस लगाएं तो काहे का हो जाएगा, ये प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। कहीं पे एक स्टेप हमारा छूट रहा है, हमारा स्टेप ये छूट रहा है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ देखिए थोड़ा सा हमसे निशान छूट गया था, उस निशान को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे छूट गया था, ये 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का 9, और ये माइनस का 18 हो जाएगा, 3 माइनस का 18। देखिए माइनस का 18 प्लस का 18, माइनस का 4 प्लस का 4, माइनस का 12 और प्लस का 12, कुल मिला के आंसर क्या मिला है 0। क्लियर हुई? अब अच्छा देखिए, जो मैंने डिटरमिनेंट एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में था क्या, देखिए ये हमारे पास पहली पंक्ति थी और ये हमारे पास तीसरी पंक्ति थी। ये पहली और तीसरी पंक्ति दोनों बराबर है, पहली और तीसरी पंक्ति दोनों क्या है बराबर है। अच्छा अगर पहली किसी डिटरमिनेंट में किसी सारणी में 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ के मान समान है, तो उस सारणी के मान या उस सारणी का जो हल होगा, जो आंसर प्राप्त होगा, वो शून्य प्राप्त होगा। ये हमारी क्या रहेगी, गुणधर्म रहेगा। सेकंड तो क्या लिखेंगे, किसी सारणी में यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयव समान है,
समान है तो उस सारणी का हल शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, शून्य प्राप्त होगा। ये आपको बिना देख के ही बता देना है, कोई जरूरी नहीं है ऐसे भी लिखा सकता है 1 2 3, ठीक है, फिर 4 5 6, तो 4 5 6। ये अगर ऐसे भी लिखा हो तो भी इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये आप लोग बिना देख के ही बता सकते हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे, फटाक से आंसर लगाएंगे, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये तो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी हुई। क्या हुई, दूसरी प्रॉपर्टी हुई। हमें तीसरी प्रॉपर्टी लेने का प्रयास करना। उस तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए तीसरी प्रॉपर्टी में हम लोग बात करते हैं। देखिए इसको पहले हम लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करें। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने लिखा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, लिखा है तीसरी प्रॉपर्टी है 1 2 3। बात समझ आ रही, एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3, फिर लिखा है 0, फिर लिखा है 5, फिर क्या लिखा है 2 लिखा है। ठीक है, ये माइनस का 5 है, यहाँ पे 0 0, यहाँ पर क्या है माइनस का 1, क्या है माइनस का 1, क्या है भाई माइनस का 1। ठीक है, अब इसको हल मुझे कैसे करना है, ये आप लोगों को क्या करना है, बताना है। ये क्या करना है, आप लोगों को बताना है। तो एक नहीं है, मुझे लगता है 7 है, यहाँ पे क्या है 7 है, ये क्या है, ये 7 है। ठीक, यहाँ से हमें बताना है कि अगला जो गुणधर्म होगा वो क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर एक विकर्ण बन रहा होगा। देखिए विकर्ण क्या बनना होगा, देखिए किसी सारणी में मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे, किसी सारणी में मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे सभी अवयव शून्य होने पर, ठीक, सभी अवयव शून्य होने पर सारणी का जो मान होगा मुख्य विकर्ण के गुणनफल होगा। सारणी का जो मान होगा मुख्य विकर्ण का गुणनफल, उसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। देखिए जैसे मैं इसको देखने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, मुख्य विकर्ण हमारे पास क्या है 1 5 और 7, क्या है 1 5 और 7। तो इसका अगर आपसे कोई आंसर पूछा है तो 7 पर 35, 35 से 35, माइनस का 35 इसका आंसर होगा मेरे भाई। बोलिए बात समझ में आ रही है, अरे बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। अगर आप इसको हल करना चाहें तो हल भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 0 -5, ये 2 ये 0 ये 0 ये 7। ठीक, ये मैंने लिखा है। फिर क्या लिखना है, 0 लिखना है, 1 सॉरी क्या लिखना है, 1 लिखना है, 0 लिखना है, 0 लिखना है, 2 लिखना है, फिर -5 लिखना है, फिर 0 लिखना है। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने कहा कि पहले इधर से गुणा कराओ, 7 पर 35, तो माइनस का कितना हो गया 35, फिर 0 कराओ, ये 2 2 में 4, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 35 होगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 0, यहाँ से गुणा कराओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का करो, इधर से गुणा कराते चलो, ये क्या हो गया 0 हो गया भाई, 2 0 0 0 0 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुल मिला के हमें मिलेगा क्या, ये माइनस का 35। देखिए आंसर क्या मिला, माइनस का 35 ही मिला। अगर हम इसको इस फॉर्म में करें, सवाल को ट्रिक के माध्यम से करें, कम समय में हमारा सवाल अच्छे से होगा और कंप्लीट आंसर मिलेगा। बात समझ में आ रही। देखिए भाई हमने यहाँ पर भी हमें -35 मिला, यहाँ पर भी -35 मिला। अगर इसको हम देखें तो एक दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, इनको नोट करते रहिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट के लिए। देखिए हम चाहे इसको ऐसे लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कि हम लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं, फिर लिख लें 0 0 लिख लें, फिर क्या लिख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 2 लिख लें, फिर -5 लिख लें, 0 लिख लेते हैं, फिर क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, क्या बच रहा हमारे पास 1 0 0, फिर हमारे पास बच क्या रहा, थोड़ा सा मुझे ध्यान देना है, 3 5 और क्या बच रहा है। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो उसका भी जो मेन विकर्ण होगा, इसे हम लिख लिया यहाँ पे 7 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 8 लिख लिया। ये हम एक दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक, देखिए हमारे पास यहाँ पे मेन विकर्ण बनना चाहिए, ये एक मेन विकर्ण बनना चाहिए, मुख्य विकर्ण। इसे क्या बोलते हैं,
मेन डायगोनल, क्या बोलते हैं मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण, क्या बोलते हैं मुख्य विकर्ण। देखिए इसका मुख्य विकर्ण का आंसर क्या होगा, ये 5 और गुणे 8 हो जाएगा -40, तो -40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, देखिए इसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे, या तो ये 3 0, ये 3 0, ठीक है, ये क्या हो 0 हो, या तो ये नीचे वाले क्या हो 3 अवयव क्या होने चाहिए 0 होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर इसका होगा वो मुख्य विकर्ण वाला है। इसका मुख्य विकर्णों का हम लोग गुणा करा ले, गुणनफल जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, किसी भी सारणिक में मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले, हम बोल रहे हैं आप लोग लिख लीजिए, किसी भी सारणिक में मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले या नीचे वाले अवयव, नीचे वाले अवयव 0 होने पर, 0 होने पर, 0 होने पर मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव के गुणनफल, गुणनफल हल होता है। गुणनफल क्या होता है हल होता है। बोलो क्या होता है हल होता है। बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए भाई, बात समझ में आ रही है? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही है? अगला फोर्थ हमारा है गुणधर्म। क्या है फोर्थ गुणधर्म? जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा ABC है ना, फिर लिखा है क्या EFG, लिखा HI और G, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक, इस एग्जाम्पल में हम कर क्या रहे हैं, जैसे हम पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को आपस में क्या कर दें इंटरचेंज कर दें। क्या कर दें इंटरचेंज कर दें। ठीक, अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आंसर हमें क्या मिलेगा वही मिलेगा। ठीक, क्या करते हैं, अगर हम किसी पंक्ति या स्तंभ बदल दें, है ना, बदल दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो रही बात? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही? बोलो, बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही? बोलिए। हाँ, क्लियर हुई बात? या तो इस गुणधर्म को हम बाद में बताएंगे, इसको रुक जाइए आप, इसको मत नोट कीजिएगा, फिर दूसरा हम बता रहे हैं गुणधर्म। जैसे हमने लिखा है क्या है, लिखा है ABC है ना, क्या लिखा है ABC है ना, क्या लिखा है ABC लिखा है, लिखा है D, लिखा है E, क्या लिखा है EF, लिखा है GHI। देखिए हमने ये लिखा है, इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें ABC, ठीक है, DEF है ना, तो GHI अगर इस फॉर्म में लिखें, देखो हमने किया क्या है, हमने किया क्या है, इनको हमने सिर्फ इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद है ना, अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो जो आंसर होगा दोनों का क्या होगा बराबर आंसर। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका गुणधर्म क्या लिखेंगे, किसी सारणी की पंक्तियों एवं स्तंभों को बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हुई बात? बात समझ में आ रही? बोलिए, बात समझ में आ रही? ठीक है, बात समझ में आ रही? देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हाँ देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 1 2 3 -1 4 2 1 1 5। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं, तो 1 -1 तो हो गया 1, ठीक है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया 1। देखिए मल्टीप्लाई कराते हैं, ये 4 3 से 20 हो गया, ठीक है, ये 4 + 4 हो गया है ना, फिर क्या हो जाएगा, हाँ फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो गया 3, ठीक, माइनस का लगाओ, फिर इधर से मल्टीप्लाई कराते हो तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का क्या हो गया 10 हो गया, फिर ये माइनस का क्या प्लस का 2 हो गया, ठीक है, फिर ये क्या हो गया प्लस का कितना हो गया 12, ठीक, इसको हम हल करते हैं तो ये कितना हो गया, ये 1 बचेगा तो 1 21 हो गया, ठीक है, इधर देखते हैं कितना बचेगा, ये क्या हो गया, ये 12 तो 14 में से
10 निकल गए तो कितना 4 बचेगा, है ना। तो इधर कितना बच रहा, हाँ इधर बच रहा 17, इधर क्या बच रहा 17 बच रहा, इधर क्या बच रहा है 17। अब देखिए हमने किया क्या था, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखते हैं 1 2 3, है ना, -1 4 फिर 2 फिर 1 1 फिर 5। इसको हम हल करते हैं, देखते हैं, लिखते हैं 1 2 3 -1 4 2। इसको हल करते हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 नीचे 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है, ये प्लस का क्या हो गया 4 हो गया, ठीक। इधर हल करते हैं तो इधर कितना हो गया 10 हो गया, इधर कितना हो गया प्लस का 2 हो गया, है ना, इधर कितना हो गया प्लस का क्या हो गया 12 हो गया। इधर तो हल करते हैं, देखिए ये हमें क्या मिलेगा, ये 17 हो गया, 17 है क्या हो गया 17, और समझ लगी। तो हमें मिलेगा ये हो गया प्लस का 1 तो ये गया 21 हो गया, है ना, माइनस का इधर देखते हैं तो ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया, सही है क्या, गलत हो रहा, माइनस का 10, हाँ ये माइनस का 10 है। तो ये क्या बचेगा, इधर कितना बच रहा है, इधर बचना चाहिए 4, इधर क्या बचना चाहिए 4, तो ये 21 - 4 क्या बचेगा 17। देखिए जो वैल्यू हमें ये दे रहा है वही वैल्यू हमें दे रहा है, इंटरचेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इंटरचेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ लिख लीजिए फटाफट, और एक 5th नंबर लिखिए, 5th नंबर फटाफट लिखिए, देखिएगा किसी सारणी के किन्हीं दो क्रमागत पंक्तियों या स्तंभों को बदलने पर सारणी का मान वही रहता है किंतु चिन्ह बदल जाता है। किन्हीं सारणी में दो क्रमागत पंक्तियों या स्तंभों के मान बदलने पर, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ A B C, ये लिखा D E F, लिखा G H I, ठीक, ये हमने लिखा है। देखिए इनको क्या करते हैं, आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तो मान तो वही रहता है। जैसे मैंने इनको लिख दिया, क्या लिख दिया, ये लिखा D, ये E, ये F, है ना, ये लिखा A B C और ये G H I। तो जो इसका आंसर मान लो अगर P है तो इसका आंसर माइनस का P होगा, सिर्फ मान वही रहता है, वो निशान चेंज करता है। इस कॉन्सेप्ट को भी नोट कीजिए फटाफट, ठीक है, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए, हाँ भाई नोट करते रहिए फटाफट। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर देखते हैं क्या, जैसे मैंने लिख दिया है, लिखा है A + x, लिखा है B + x, लिखा है C + x, लिखा है 1 2 3, है ना, लिखा है 4 5 ये 6। अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये हम आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए अगर हम लिखना चाहें तो हम A, ये B, ये C, ये 1 2 ये 3 हो गया, 4 ये 5 ये 6 का, एक में हम ये लिख लेते हैं, प्लस फिर क्या लिखेंगे x लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है x लिखा है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी, नोट करते रहिए भैया, ठीक है, नोट करते रहिए। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं x है, यहाँ पर y भी हो सकता है, यहाँ पर z भी हो सकता है, ठीक। तो ये x ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा z हो जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, हर स्टेप समझाएंगे। ये प्रॉपर्टी, ये क्या है प्रॉपर्टी, ठीक है। 6 नंबर सवाल, सॉरी 6 नंबर प्रॉपर्टी और 7 नंबर प्रॉपर्टी। 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, 7 नंबर प्रॉपर्टी है अगर हम किसी सारणी में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ हम गुणा कराते हैं तो उसके मान में हमें क्या है, वही कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने लिया A B C, लिखा D, लिखा E F, लिखा G H I। जैसे मैंने x के साथ इससे मल्टीप्लाई करा दिया तो मान लो आंसर हमें क्या मिलेगा P। तो P जो मिलेगा वो x का गुणांक मिलेगा। क्लियर हो रही बात, क्या मिलेगा, P जो मिलेगा वो x का गुणांक मिलेगा। बात समझ में आ गई, क्या मिलेगा, P जो मिलेगा वो x का गुणांक मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं अपनी यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास कैसी रही। अगर क्लास अच्छी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस बेहतरीन कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। क्लियर, थैंक यू।